बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ। आज हम बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जो है इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यूएन के अंडर जो है ये बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ कैसे काम करती है और उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है वो आईआर के अंदर भी मौजूद है और इस तरह से लॉ के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, हम यहां पे सिर्फ आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और देखेंगे कैसे जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट काम करता है। तो आपने इस बात को थोड़ा सा समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे ये जो सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की है। ठीक है, और ये इसकी जो है बिल्डिंग है, और ये जो है वो यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस, उसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जिसको मैं ऑलरेडी यूएन के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पे उसे डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। तो यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है जो, और ये वाहिद ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये यूएस यानी अमेरिका से बाहर मौजूद है। ठीक है, तो ये वाहिद जो है वो इंस्टीट्यूशन है वर्किंग ऑर्गन्स के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं जी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए 1946 के अंदर जो है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसके अंदर जो है इसे बनाया गया सबसे पहले, और जिसे जो है वो नाम दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का या बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का। और ये जो है, जैसे मैं आपको कह चुका हूं कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो 6 उसके ऑर्गन हैं उनमें से एक जो है ये मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया के जो है वो जो स्टेट्स हैं, खास करके जो हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स जो हैं उसकी जो आपस के तनाज़ात हैं उनको हल करने के लिए बनाया गया। क्योंकि एक्चुअली में हम इससे पहले बात कर चुके हैं यूएन की कि यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया था, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या था कि भाई जो स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड हैं, जो नेशंस, उनको यानी नेशंस को यूनाइट करना, और उसको यूनाइट करने का पर्पस ये था कि ये दुनिया के अंदर जो जंग है, ये जो फसाद है, जो बार बार हर जो है वो 20-30 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है, तो इसको रोकना जो है इसका पर्पस था। तो ऑब्वियसली अब इसको अगर रोकना पर्पस था तो किसकी बात मानी जाएगी, कौन सुपीरियर होगा यहां पर, कौन इंफीरियर होगा, यानी किसको। अब जैसे हम कहते हैं कि यूएस जो है वो खुद की ही चलाता है और माइट इज राइट है यहां पे, तो उस माइट इज राइट को रोकने के लिए ऑब्वियसली हमें एक इंटरनेशनल लॉ चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ अगर होगा तो तभी जो है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ पैदा हो सकेगा स्टेट्स के अकॉर्डिंगली। अब जैसे देखिए, अगर एक मुल्क के अंदर हम रहते हैं और उस मुल्क के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ है। यहां पे रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि कानून बना हुआ है, एक आइन बना हुआ है, और उस आइन के अकॉर्डिंगली सारे मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं या इदारे हैं वो उसके बराबर हैं और वो उसके ताबे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो स्टेट्स हैं वो भी आपस में लड़ती झगड़ती हैं, और उन्हीं का सबसे ज्यादा इशू 20वीं सेंचुरी के अंदर रहा, तो उनको भी तो आपस में रोकना है। अब वो कैसे, किस लॉ के तहत रोकेंगी, तो वही जो है वो उसको इंटरनेशनल लॉ बनाया गया, और उस इंटरनेशनल लॉ को जो है अब कौन डील करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसे डील करेगा। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसीलिए बनाया गया ताकि जो स्टेट्स हैं उनके जो आपस के तनाज़ात हैं उनको हल किया जाए, और वो बार बार जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो वॉर्स न करें या जंगे न करें। ठीक है, तो ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको बनाया गया, और ये इसका यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। और ये जो है एक्चुअली में अब यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंगली बनाया गया, यानी कि यूएन के चार्टर के अंदर ही जो है इसको रखा गया कि भाई अगर जैसे पहले मैं आगे डिस्कस करूंगा लीग्स ऑफ नेशन के हिसाब से, कि लीग्स ऑफ नेशन पहले बनाया गया लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, और लीग्स ऑफ नेशन में उस टाइम पे जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो इसलिए अब ये दोबारा से ऐसा बनाना था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था, और एक यानी एक आप समझ लें कि एक ऐसा इदारा बनाना था जो इदारा वाकई में जो है किसी तरह से इफेक्टिव हो, और वो इफेक्टिवली जो है वो रोक सके जो जंगे हैं दुनिया के अंदर उन्हें, या जो दुनिया के ममालिक के आपस के जो तनाज़ात हैं, ठीक है, उन तनाज़ात को रोक सके। इसलिए से जो है वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अकॉर्डिंगली, उसमें चार्टर में जगह दी गई और चार्टर के अकॉर्डिंगली बनाया गया कि भाई जो भी मुल्क यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होगा तो अब उसके लिए कंपलसरी होगा उसको माने। गो की अलग डिबेट है कि वो मानते हैं या नहीं मानते, या इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहां पे अप्लाई होता है कहां पे नहीं, ये एक बहुत ही अलग सी डिबेट है, और यहां पे हमें जो है बहुत से तनाज़ात भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक कहा गया कि भाई जो नेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस को मानेंगी, अल्टीमेटली उन्हें फिर इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी मानना पड़ेगा, और इसके जो फैसले हैं उन्हें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कहा गया। गो कि कोई मानता है कोई नहीं, खास करके जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो तो आज
तक उन्होंने माना नहीं है। और इसका जो चार्टर है वो 26 जून 1945 को जो है वो सामने आया और 24 अक्टूबर 1945 से जो है इसने वर्किंग स्टार्ट की अपने चार्टर के अकॉर्डिंगली। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी इसका पस मंजर क्या है, ये क्या अचानक से ही सामने आ गया, तो जैसे मैं कह चुका हूं कि अचानक से सामने नहीं आया, बल्कि उससे पहले हमने देखा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से लेके 1918 तक की, तो इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी दुनिया को इन जंगों से रोकने के लिए कोशिश की गई और कोशिश की गई कि ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि दुनिया को जंगों से रोके, जिसको हमने लीग्स ऑफ नेशन का नाम दिया कि भाई लीग्स ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई, जिसका पर्पस सिर्फ ये था कि अब दुनिया जो है बार बार जंगों की तरफ ना जाए और जो है इसका फैसला जो है वो बातचीत के जरिए हो सके। तो लीग्स ऑफ नेशन के अंडर ही जो है ये एक कोर्ट बनाया गया, द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जिसका नाम था, ठीक है, यानी कि बैनुल अक़वामी इंसाफ की मुस्तकिल अदालत जो है, ये इसका नाम था। अब थोड़ा सा इसका चेंज किया गया नाम बाद में। तो ये जो है इसने वर्किंग स्टार्ट की 1922 से लेके और 1946 तक जो है ये इसके अंडर, इस नाम के तहत जो है लीग्स ऑफ नेशन के अंडर काम करता रहा। गो कि ये इसने कुछ फैसले अच्छे भी किए, लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसके फैसले उस टाइम पे नहीं माने, क्योंकि खुद लीग्स ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गई वर्ल्ड वॉर 2 रोकने में, तो इस वजह से ये भी उस तरह से पावरफुल नहीं हो सका। लेकिन इसके बैकग्राउंड में हमेशा से यानी कि ये कोशिश रही है कि भाई दुनिया में पीसफुली जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को डील किया जाए और इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं, जो तनाज़ात हैं, उनको बाकायदा बातचीत के जरिए प्यार मोहब्बत से जो है वो हल किया जाए। तो प्यार मोहब्बत से हल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि लॉ के तहत सारे ममालिक को किया जाए। तो इसलिए फिर जो है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया और जिसने 1922 से 1940 तक, एक्चुअली में 1940 तक काम किया, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई 1939 के अंदर, तो इसने वर्किंग स्टॉप कर दी। उसके बाद फिर 1946 के अंदर जो है दोबारा से इसे जो है यूएन के अंडर बनाया गया। तो उस टाइम पे भी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया, 15 जजेस इसके अंदर मौजूद थे। उस टाइम का जो फ्रेमवर्क था, उसका बॉडी थी, और असेंबली जो है और काउंसिल ऑफ लीग्स ऑफ नेशन जो थी, ये जो है इन जजेस को चुना करती थी और अपॉइंट किया करती थी। और ये जो है जो फैसले किया करते थे लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है जी, जो इनका स्टैच्यू था, वो जो आइन था वो कौन सा था, वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली यानी काम करता था। और इसमें जो पार्टीज थी वो पार्टी स्टेट्स थी। अब ऑब्वियसली अभी भी इसके अंदर पार्टी स्टेट ही हैं, ठीक है, और जो स्टेट्स थी वो इसकी पार्टीज थी और उनके जो आपसी तनाज़ात थे उन्हीं को हल करने के लिए इसको बनाया गया था, जो कि फेल हो गया। तो ये इसका बैकग्राउंड है, यानी कि लीग्स ऑफ नेशन के अंडर जो अदालत बनाई गई वो उसका बैकग्राउंड था, जो कि तकरीबन 20 साल चली लेकिन वो फेल हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपोजिशन की, कि अदालत की तश्कील जो है वो कैसे हुई या किस तरह से ये अदालत अब काम करती है, तो इसकी कंपोजिशन में हम देखते हैं 15 जजेस हैं। पहले भी जो अदालत थी, परमानेंट कोर्ट जो बनाया गया था लीग्स ऑफ नेशन के अंदर, उसमें 15 जजेस थी। इसके अंदर भी जो है वो 15 जजेस हैं और इनका जो पीरियड है वो 9 साल का है, ठीक है। और हर जज जो है एक मुल्क से सिर्फ एक ही जज जो है वो लिया जा सकता है, एक मुल्क से एक से ज्यादा जज नहीं लिया जा सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर 204 मुल्क हैं तो 204 जजेस होंगे, जजेस 15 ही हैं, ठीक है, वो जिस भी मुल्क से लिया जाए। तो लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि एक मुल्क से 2 जजेस नहीं होंगे, सिर्फ एक ही जज लिया जाएगा, ठीक है। और जो कि जिनका लीगल सिस्टम जो है वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो उनका यानी कि टेस्ट इंटरव्यू होगा या जो भी उनका जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने मुल्क के हिसाब से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अगर हम लॉ की बात करते हैं तो पाकिस्तान का लॉ जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी और यूके की लॉ की तो वो पाकिस्तान से डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली वो अपने मुल्क का एक्सपर्ट ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इंटरनेशनल लॉ जो है उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि अब उसने डिसीजंस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली इस कोर्ट के अंदर लेने हैं। यहां पे जैसे आप ये देखें जजेस जो है वो बैठे हुए हैं और यहां पे जो है वो कोर्ट के अंदर का मंजर है, तो उनको उसका एक्सपर्ट भी होना चाहिए। और उसका जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और 5 वैकेंसीज होती हैं जो हर 3 साल के बाद जो है फिल होती हैं, उनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है। अगर बेंच की बात करें, बेंच कैसे बनता है, तो जितने भी जजेस हैं सारे के साथ जजेस इंक्लूडिंग इसमें एडहॉक जो जजेस हैं वो भी शामिल होते हैं और ये बेंच का हिस्सा होते हैं। अगर कोई खुद जज जो है वो किसी खास फैसले के अंदर जो है किसी मुल्क के खिलाफ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे खुद को सेपरेट करना चाहे खुद अपनी मर्जी से, तो वो सेपरेट जो है वो कर सकता है, खुद को अलग कर सकता है। लेकिन ये सारे के सारे हिस्सा होते हैं। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इंग्लिश इसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और फ्रेंच है, यानी 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हाँ, अगर कोई मुल्क जो है वो ये चाहता है कि उसकी जुबान के अंदर फैसला सुना जाए या उसकी मुल्क के जुबान के अंदर, जैसे पाकिस्तान है कहता है जी उर्दू में लड़ा जाए, या इंडिया है वो कहता है हिंदी में लड़ा जाए, तो ये भी उनको अलाउ किया जाता है। लेकिन जो फैसला है वो फिर भी इंग्लिश या फ्रेंच के अंदर ही जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो लड़ा जा सकता है लेकिन वो लिखा फ्रेंच और इंग्लिश के अंदर ही जाएगा।
क्योंकि यही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, यानी इसको पब्लिश किया जाएगा। और इखराजात कौन अदा करेगा, तो ऑब्वियसली इखराजात जो है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गो कि यूएन के अंडर है, लेकिन जो स्टेट भी जो वहां पे केस लेके जा रही है या जो केस लड़ रही है, तो वो पार्टीज खुद ही अपनी कॉस्ट जो है वो बेयर करेंगी, उन्हीं की कॉस्ट होगी, वो जितना भी उनके ऊपर एक्सपेंस वगैरह उस हियरिंग के दौरान आएगा। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी जुरिस्डिक्शन एंड एप्लीकेबल लॉज के दायरा इख्तियार और काबिल इतलाक कानून जो है, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई कोर्ट तो है, हमने ये माना कि भाई एक अदालत है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, जो कि यूएन के अंडर काम करती है और पूरी दुनिया जो है उसको मानती भी है। अब सवाल यह क्या उसे मानती है, तो अब उसका दायरा इख्तियार क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अदालत का जो दायरा इख्तियार है वो दायरा इख्तियार क्या है, और दूसरा क्या हर मुल्क उसे मानता है, ठीक है। तो अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो अब अगर हम यहां पे बात करें तो बेसिकली दो तरह के जो है वो जुरिस्डिक्शंस हैं, यानी दायरा इख्तियार इस कोर्ट के, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उस कोर्ट के दो तरह के दायरा इख्तियार हैं। एक जो है वो कॉन्टेंशियस जुरिस्डिक्शन है, यानी कोई भी जो है वो हम कहीं मुतनाज़िया इशू हो गया, ठीक है, मुतनाज़िया इशू, इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है। और दूसरी जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। अब जो पहली है यानी कि जो कॉन्टेंशियस जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी भाई दो स्टेट्स हैं, ठीक है, अब दो स्टेट्स या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो स्टेट्स के बीच में लेट्स सपोज अगर ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, तो इन स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी चीज जो है, कोई मुतनाज़िया है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जाहिर बात है कोई प्रॉब्लम होगा तभी कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि वो उठा के मुंह कोर्ट में चले जाएं। तो कोई प्रॉब्लम अगर किसी स्टेट को होगा तो उनका जो प्रॉब्लम है, जो तनाज़िया है, एक तो उस तरह के फैसले ये सुनती है और उस तरह के केसेस को डील करती है ये अदालत, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का इशू हो गया या कश्मीर का इशू हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और इस तरह दुनिया के जो दूसरे इशूज हैं, तो ये जो है ये मुतनाज़िया इशूज हैं। इन इशूज को एक तो कोर्ट सुनती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि अपनी डिस्प्यूट को सबमिट करती हैं। यानी कि अब इसमें एक तो कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर आगे टाइप्स भी हैं, जिसके हम टाइप्स की यहां बात नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल लॉ का फिर हो जाएगा टॉपिक, तो उसको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली में फिर इसमें कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मर्जी आपकी जो है ना वो होनी चाहिए, तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कोई इशू लेके जा रहे हैं। लेकिन खैर एक ये है कि भाई कॉन्टेंशियस जुरिस्डिक्शन ये सुनती है, दूसरा एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के पास अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है किसी मुल्क के लिए, कोई भी किसी के ऊपर, उन्होंने जो है वो राय लेनी है इंटरनेशनल कोर्ट से कि भाई आप ये बताएं कि ये जो इशू है एक स्पेसिफिक इशू है, उस स्पेसिफिक इशू के ऊपर वो अपनी मर्जी से राय तो नहीं दे सकते। वो कहेंगे भाई आप हमें, क्योंकि आप जो है वो एक तो इंटरनेशनल कोर्ट है, दूसरा उन्हीं की बॉडी है, ये यूएन की बॉडी है, तो फिर वो उससे पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि इसके ऊपर जो है क्या फैसला होना चाहिए। तो वो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस का मतलब ये है कि वो एडवाइस करेगा यूएन को, फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन जो यूएन उसे कहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो यूएन आगे फैसला लेगा, ठीक है। और वो जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फिर उसके बाद पेश किया जाएगा या वहां से लिए जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हु कैन क्लेम इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि कौन शख्स जो है वो दावा कर सकता है, अब शख्स तो ना खैर कहें, लेकिन कौन जो है वो इस अदालत के अंदर दावा कर सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि शख्स हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस खास के लिए या मेरे लिए या आपके लिए अदालत ऑब्वियसली नहीं है, ये स्टेट्स के लिए अदालत है। ये बात आपने समझनी है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट है। अब ऑब्वियसली जो इसका जो फैसला है वो मेरे पे तो लागू हो नहीं सकता कि अगर मेरा कोई इशू है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पड़ोसी ने अगर मेरी कोई चोरी कर ली, मैं कहता हूं उसने मेरी मोटरसाइकिल जो है वो चोरी कर ली, और मैं ये इशू लेके क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता हूं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 50 रुपए के लिए, वैसे भी अगर महंगा भी हो तब भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहां पे स्टेट्स जो हैं वो पार्टीज हैं। स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट टू स्टेट ये इशू चलेगा। हां अगर स्टेट अपने किसी बंदे को कोई जो है वो रिप्रेजेंट करती है तो उसे स्पॉन्सर कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो कुलभूषण यादव की पाकिस्तान के अंदर है। जैसे इंडिया ने जो है खुद उसको स्पॉन्सर किया, उनका वो इदारे का बंदा था तो उन्होंने स्पॉन्सर किया, और वो कोर्ट जो वो इशू जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर गया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वहां पे ये इशू चला, ठीक है। तो अब उन्होंने स्टेट ने एक शख्स के बिहाफ पे स्पॉन्सर किया क्योंकि वो उनका बंदा था। अदरवाइज एक इंडिविजुअल जो है वो अपने केसेस लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट डील करता है। ये आपने दिमाग में रखना है, यानी कि जिसकी जो पार्टीज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो हमेशा स्टेट होंगी, रियासतें होंगी, और रियासतों में भी ये शर्त है कि वो सॉवरन हो। अब ऐसा सॉवरन का मतलब यही है कि वो सॉवरन होंगी तभी वो यूएन की मेंबर होंगी, तो तभी वो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर स्पॉन्सर वो किसी क्लेम के ऊपर करेंगी भी अगर किसी शख्स को, तो वो अपने बिहाफ के ऊपर स्टेट उसको क्लेम करेगी कि भाई हाँ ये हमारा बंदा है, और कोई भी उसका इशू चल रहा है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो करेंगी।
ठीक है, क्योंकि वो फिर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन का इशू, या जिस तरह आपने देखा यहां पे अगर पाकिस्तान में जो है हमने देखा रेमंड डेविस या इस तरह के आए, तो खैर वो तो वहां नहीं गए, लेकिन इस तरह के इश्यूज जा सकते हैं कि कोई अगर कोई किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई एम्बेसडर है या कोई बंदा है, उसने कोई इस तरह से कर दिया, तो उसको फिर अगर फैसला नहीं हो पा रहा, पहले वो आपस का फैसला करेंगे, ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली उठा के ले जाएंगे। जैसे अगर पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया कुलभूषण जाधव को डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए, पहले उन्होंने आपस की बातचीत की, आपस की बातचीत के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर से लेके गए कि भाई वहां पे लेके जाएंगे और वहां पे इशू जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, तो ये जो है ये डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है, उसके तहत जो है स्टेट स्पॉन्सर कर सकती है और उस वहां पे जो है उस पर्सन का जो है वो स्टेट के बिहाफ के ऊपर मुकदमा चल सकता है। या फिर जो बायलैटरल ट्रीटीज होती है, यानी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ ट्रीटी होगी, तो अब ऑब्वियसली अगर उस ट्रीटी के अंदर कुछ जो है वो ऊंच नीच हो गई या किसी को कुछ पे करना है, तो वो अगर एक स्टेट नहीं पे करती तो कैसे उसका इशू कौन लेके जाएगा, तो वो स्टेट जो है फिर वो इशू अपना दूसरी स्टेट लेके चली जाएगी यूएन के अंदर, इस अदालत के अंदर, और फिर यहां पे जो है इसके ऊपर फैसला होगा। अब वो फिर दूसरी बात है कि क्या वो फैसला मानेगा कि नहीं, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट की अगर हम बात करें कि फैसले का निफाज कैसे होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे हम देखते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो आके फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है कि भाई देखिए यूएन ये कहता है कि भाई ये मेरे चार्टर के तहत बना हुआ है, क्या चीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये मेरे चार्टर के तहत बना है, और जो ममालिक यूएन को मानते हैं, यूएन के मेंबर्स हैं तकरीबन 197 ममालिक, तो इसके मेंबर हैं ही हैं, इसका मतलब आप सब लोगों को मानना चाहिए। लेकिन वो एक मॉरल अथॉरिटी के तौर पे कह रहा है, जरा बात को समझिएगा, वो क्या कह रहा है कि भाई आपको मानना चाहिए। तो सवाल ये है अगर नहीं मानते, अब जैसे मुल्क की हम बात करते हैं, एक बंदा जो है पुलिस ये कह देती है, अदालत कह देती है कि भाई बात ये है कि मैं जो फैसला कर दिया कि वो आपको मानना चाहिए, भाई इसको फांसी दे दो, तो फांसी दे दो, कौन फांसी देता है, पुलिस देती है, लेकिन स्टेट के अंदर तो पुलिस होती है, लेकिन अब यूएन के पास कौन सी पुलिस है, कौन सी फोर्स है जिसके तहत वो ये काम करवाएगी, इसलिए यहां पे वो फेल हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर वे नहीं है जिस वे के तहत वो उस फैसले को इंप्लीमेंट करवा सके, सिवाय इसके कि वो क्या करेगी जी, वो उस फैसले को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भेजेगी कि भाई आप जो है इसके ऊपर इन्फोर्स करें। तो सिक्योरिटी काउंसिल में फिर वीटो पावर वाले लोग बैठे होंगे, या फिर वहां पे वो जो कंट्रीज बैठे हुए हैं वो देखेंगे कि उनका मफाद है, तो वो अपने मफाद के तहत फैसला कर देंगे। अगर कोई जो है वो, अब जैसे अगर कोई फैसला आता है, लेट सपोज इंडिया के अगेंस्ट आ जाता है कोई फैसला, तो अल्टीमेटली उसे यूएस कभी भी लागू नहीं होने देगा, क्योंकि वहां पे परमानेंट मेंबर है। इसी तरह से अगर कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट में फैसला आता है तो चाइना जो है उसको वीटो कर देगा, और ऐसा होता भी रहा माजी के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे भी फिर वो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, सिवाय इसके जो है अफ्रीका कुछ कंट्रीज वगैरह हम कह लें, या जो लेस पावरफुल कंट्रीज है जिसके किसी पावरफुल कंट्री के साथ अलायंस भी नहीं, तो उनके अगेंस्ट कोई फैसला आ सकता है। अदरवाइज जो है वो ये सिर्फ मॉरल वैल्यूज के ऊपर ही खड़े हैं कि भाई एक स्टेट को फैसला मानना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए इन्फोर्समेंट के ऊपर यहां पे जो है ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फेल है। मे भी इन फ्यूचर शायद ये कुछ और पैटर्न रखे, लेकिन अभी जो है ये कहते हैं पाबंदियां लगाई, जैसे ईरान की हम बात करते हैं तो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा कोशिश की गई इन्होंने, क्योंकि वहां पर ईरान के किसी पावरफुल कंट्री के साथ ताल्लुकात नहीं थे, वहां पर इनके मफादात थे, इजराइल बीच में था, तो उन्होंने उसको मान लिया। अच्छा, अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो ड्रॉबैक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि इसके जजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इसका अगर बात करें हम, तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका क्या है कि भाई कोई भी कॉमन ग्लोबल फिलॉसफी नहीं है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यानी ग्लोबल फिलॉसफी का मतलब ये है, जैसे देखिए फिलॉसफी क्या मानती है, या डिफरेंट फिलॉसफर्स ये मानते हैं कि कोई भी एब्सोल्यूट जो है वो राइट या रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, हर एक का राइट या रॉन्ग हर स्टेट का अपने अकॉर्डिंगली हो सकता है। अगर एक स्टेट, अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान की आप ले लें कि पाकिस्तान ने अपने लॉ के तहत जो कुलभूषण यादव था, उस कुलभूषण को जो है वो सजा दी, और इसने इंटरनेशनल कोर्ट में भी यही कहा कि भाई हमारे लॉ के तहत हमने जो है इसको सजाई मौत दे दी है, तो ये हमारा लॉ कहता है क्योंकि हमारे लिए ठीक है। अब इंडिया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो जाके उसने इसके अगेंस्ट में जाके क्लेम किए, अब उनका लॉ कुछ और कहता है। अब इसका मतलब यह है कि जब इंडिया एक लॉ को मान रहा है, पाकिस्तान दूसरे लॉ को मान रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम फिर वहां पे अपने अपने लॉज को डिफेंड करेंगे, तो ऐसा जो है प्रॉब्लम पैदा होगा। तो ग्लोबल फिलॉसफी की कमी है सबसे पहला प्रॉब्लम, यानी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसको हर मुल्क मान सके। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, नेशनल सोवरेनिटी जो है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, और जो सॉवरन कंट्रीज हैं सारे के सारे सॉवरन कंट्रीज इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी आजाद रियासतें हैं वो आजाद रियासतें, उनका सबसे बड़ा क्लेम यही है कि हम क्यों इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला माने, हम आजाद रियासतें हैं तो उसका मतलब हम अपना फैसला खुद कर सकती हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, यह सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, इसी तरह नेशन स्टेट्स जो हैं वो इसकी पार्टीज होती हैं, तो नेशन स्टेट जैसे मैंने कहा कि फिर वो सॉवरन होती हैं, तो वो इस बात को नहीं मानती। एनजीओज के ऊपर इसके फैसले का इतलाक नहीं होता, ये भी एक जो है प्रॉब्लम है यहां पे, क्यों एनजीओज अपनी वर्किंग के तहत करती हैं, तो उनका जो है इशू कहां लेके जाया जाए।
अच्छा, इसी तरह से फिर क्या प्रॉब्लम है जी, इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई अब अगर यूएन के अंडर कोई पुलिस हो या कोई कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके तहत कोई फोर्स होनी चाहिए कि वो कोई भी फैसला करे तो उस फैसले को इंप्लीमेंट करवाए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो फैसला जो है उसने दे दिया, कोई माने माने ना माने तो ना माने, ठीक है, यही सिस्टम है। और नंबर 5 पे हम ये कह सकते हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो ये देखिए यहां पे पहला जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं जी यूएस है यानी अमेरिका है, दूसरा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जी यूके है, फ्रांस है, उसके बाद जो है यहाँ पे रशिया है और चाइना है। तो ये 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, ये अब जैसे चाइना है तो उसका लिंक पाकिस्तान के साथ है या जिस भी मुल्क के साथ उसके अलायंसेज होंगे, तो अगर उस मुल्क के अगेंस्ट में कोई फैसला आता भी है तो चाइना उसको वीटो कर देगा, ये फायदा। इसी तरह से रशिया के अलायंसेज जिसके साथ है वो उसको वीटो कर देगा, अमेरिका के जिसके साथ है उसको कर देगा, फ्रांस या यूके के जिसके साथ है उसको वीटो कर देगा। तो अल्टीमेटली ये जो 5 मुल्क हैं यही जो है सबसे ज्यादा इस टाइम पे रूल कर रहे हैं और यही इन्हीं के फैसले चलते हैं, इसलिए अगर कोई फैसला दे भी जाता है तो फिर ये जो है अपनी मर्जी से उसको जो है वीटो कर देते हैं। इसके अलावा सम टाइम ये भी होता है, यहां पे एक इशू है स्विस कैनाल का, कि ये जो स्विस कैनाल का इशू है इसराइल और इजिप्ट के बीच का, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, लेकिन इसके ऊपर फिर इन्होंने खुद ही इसको विड्रॉ कर लिया या इसके ऊपर जो है फैसला आने से पहले इस चीज को छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि स्टेट्स खुद भी चाहती हैं कि कुछ जो तनाज़ात हैं, याद रखिएगा, कुछ जो तनाज़ात हैं उन तनाज़ात का कोई भी क्लियर फैसला जो है वो ना हो पाए। क्लियर फैसले का क्या मतलब है? क्लियर फैसले का मतलब यह है कि लेट सपोज हम बात करते हैं कश्मीर की, अगर ये इशू हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके चले जाते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये फैसला करता है कि कश्मीर जो है पूरे के पूरे एविडेंसेस सुनने के बाद ये कह देता है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, गो कब इंडिया इसको फिर भी नहीं मानेगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आ गया एक्चुअली में कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए वो माने ना माने लेकिन उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाता है और कहा जाता है पाकिस्तान का वहां पर कोई राइट नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में महाराजा ने उनके साथ एग्रीमेंट कर दिया, अगर वो ये क्लेम करते हैं और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो इसका मतलब ये इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर क्लेम करेगा तो पाकिस्तान को इसका नुकसान है, फिर पाकिस्तान उसको नहीं मानेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में फिर भी तो इंडिया के पास चला जाएगा कि उसका कोर्ट का फैसला भी आ गया ऊपर से। तो कोर्ट के फैसले जो है अगर कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उसके अंदर ब्लर रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेहतर होता है और उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है प्रेफर? क्योंकि वो उसमें दोनों जो है वो पार्टीज कह रही होते हैं मेरा मेरा, जैसे स्विस कैनाल के ऊपर इन दोनों ने अगर कहा, इजराइल ने कहा या इजिप्ट ने कहा, तो अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई चुप किए रखो, क्योंकि अगर फैसला आ गया कि इजिप्ट का है तो इजराइल क्या करेगा, और अगर इजराइल के फैसला आ गया तो इजिप्ट क्या करेगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो समटाइम्स इस तरह के जो तनाज़ात है, और एक्चुअली में इसी तरह के तनाज़ात ही के लिए ये कोड बना था, लेकिन फिर भी स्टेट्स जो है वो खुद को दूर रखने की कोशिश करती हैं। सो अल्टीमेटली ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है फिलहाल तक इसका कोई पावरफुल हमें कोई सा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। कुछ फैसलों के अंदर जैसे कुछ जो है वो लेस पावरफुल कंट्रीज हैं वहां पे जो है वो फैसला कर दिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वो हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर जो है इसका क्या फ्यूचर हो सकता है हम ये नहीं कह सकते। तो ये हमारा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ब्रीफ रिव्यू है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है।